This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूँ आपको मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप कारोबार। बजट आ गया है। अब इस बजट का इम्पैक्ट क्या होगा खाने पीने की अशिया पे, खुराक पे, फूड सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। जो फॉरेन चेन्स पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि सैकड़ों लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं। हमारे यंगस्टर्स जो तालीम हासिल कर, बाइलाज ये होता है कि तालीम हासिल करने के बाद उनको मौक़े एम्प्लॉयमेंट के अवेलेबल नहीं होते। अब जब उनको बड़े लेवल पे, इतनी बड़ी सतह पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। ये जो फूड सेक्टर में हम अक्सर बात करते हैं कि जी फॉरेन चेन्स आने की वजह से एक बेहतरी आती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कि जब ज़ाहिर फॉरेन चेन्स आएंगी वो अपना बिज़नेस करेंगी, लेकिन इकॉनमी का पहिया घूमता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, पॉवर्टी एलिवेशन होती है। इसके अलावा जो एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, ख़ास पर ज़रूरी शोबे के हवाले से बात करें, उसमें बेहतरी आती है। ठीक है, कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी होती हैं। बजट आने के बाद इस शोबे पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्या जो टैक्सेस में थोड़ी बहुत हम देख रहे हैं या ज़्यादा इंक्रीज़ देख रहे हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं। वैसे तो हम अगर देखें तो इंपोर्ट के हवाले से जहाँ तक चिकन की बात है, चिकन भी हम इंपोर्ट करते हैं, हालांकि यहाँ पे इतनी बड़ी लेवल पे प्रोडक्शन भी हो रही है। और इसके अलावा सब्जियां भी इंपोर्ट करते हैं। हम एक एग्रेरियन इकॉनमी है। हमारी इकॉनमी की अगर हम बात करें तो शेयर तकरीबन एग्रीकल्चर सेक्टर का 21% है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से हम बात करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की जब अक्सर बात की जाती है तो तकरीबन 42% जो एम्प्लॉयमेंट है वो बेसिकली इसी सेक्टर से वाबस्ता है। हमारी अगर हम बात करें टोटल आबादी की तो तकरीबन 60-65% आबादी का एक्चुअली डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या डायरेक्ट रिलेशनशिप ज़रूरी शोबे से ही होता है। और ज़रूरी शोबे की बात करें तो ज़ाहिर फूड सेक्टर एक अहम शोबा है। इस हवाले से अगर बेहतरी आती है फूड सेक्टर में तो इसका इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पे क्या आएगा, अगले माली साल में क्या परफॉर्मेंस होगी ख़ासतौर पे फूड सेक्टर की, ये तमाम इशूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे। इसी वाले साहब स्टूडियो में ज्वाइन किया रफ़ीक रंगूनवाला साहब ने। आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के। रफ़ीक साहब प्रोग्राम में कहते हैं आप। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने टाइम निकाला और तशरीफ़ लाए। ये बताइए कि बजट आने के बाद जो थोड़ी बहुत मेजर्स देख रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्टन प्रोडक्ट्स, कोई इम्पैक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस एस्केलेशन? देखें, इम्पैक्ट तो हर मेजर का आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे एडवर्स इम्पैक्ट हो, तो ऑब्वियसली इसका भी आएगा। असल में बात सारी ये है कि हम लोग कभी कभार थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। हम चीज़ों को उसके पूरे होराइज़न पे, पर्सपेक्टिव पे नहीं देखते, हम उसके सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं। अगर आपको याद हो, आपने कहीं पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि किसी ने एक बड़ा सा वाइट बोर्ड लिया और उसमें बीच में एक काला नुक्ता या सर्कल बना दिया। अब जब वहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, जब प्रोफेसर ने पूछा कि आपको यहाँ क्या दिखता है, तो सबको काला नुक्ता नज़र आया। वो इतना बड़ा वाइट जो स्पेस था वो नहीं दिखा। तो हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम आती है। इम्पोर्ट इज़ ऑलवेज नॉट बैड, ठीक है। कभी कभार इंपोर्ट मजबूरी होती है, इंपोर्ट करना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप एक क्वालिटी की चीज़ आप देना चाहते हैं जिसके कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जो कि अगर आप फ्रेंचाइज बिजनेस में ख़ास तौर पर हैं तो वो आपको उससे को अडेयर करना पड़ता है। तो अगर आपकी लोकल इकोनॉमी में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है, आपको तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। जब आप इंपोर्ट करते हैं और उस पर ड्यूटीज सिर्फ इसलिए बढ़ा दी जाती हैं कि जी इंपोर्ट है, तो वो तो यानी खामखा की बात हुई ना। तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि अगर लॉजिक ये है कि जी ये हमारी लोकल इंडस्ट्री इस लेवल की, इस क्वालिटी की चीज़ बना रही है, तो फिर भाईजान आप क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? That's right. वो तो बड़ा लॉजिकल सवाल होता। उस पर आप ड्यूटियाँ दबा के बढ़ाएं, डिस्करेज करें उस चीज़ को। लेकिन जब आपकी लोकल इंडस्ट्री वो चीज़ आपको दे नहीं पा रही है या उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जो इस वक्त डिमांड है उसको पूरा कर सके, तो फिर इम्पोर्ट पर ड्यूटी लगा के आप कोई फ़ायदे वाला काम तो नहीं कर रहे हैं। ये तो एक शॉर्ट टर्म नी जर्क या पॉपुलैरिटी मेजर वाली बात है कि जी देखें हम तो इंपोर्ट महंगा करके लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बेसिकली ऐसा नहीं होता। तो इसका इम्पैक्ट नेगेटिव जहाँ जहाँ टैक्सेस बढ़े हैं आएगा। ये तो मतलब शतर मुल्क वाली बात है। अगर हम कहेंगे नहीं जी कुछ नहीं होता और कहानियाँ हैं। अच्छा, काफ़ी और फॉरेन चेन्स हम देख रहे हैं, अभी रिसेंटली भी एक फॉरेन चेन आई है। आप समझते हैं कि हमारी इकॉनमी में अगर हम देखें तो बाय यंगस्टर्स तो ज़ाहिर दे प्रेफर गोइंग, आपके हमारे बच्चे तो हम तो वो चारपाई वाला जो होटल है वहाँ भी बैठ के खाना खा लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चों की चीज़ें अच्छी लगती हैं। दे प्रेफर गोइंग टू दीज फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स या फिर वो हाई फाई रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाना पसंद करते हैं, जैसे कि शायद वो हाइजीन कॉन्शियस हमसे ज़्यादा है, या हो सकता है कि हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ ना मिली हों जो उनको मिली हुई हैं। अभी जो यंग पॉपुलेशन, अगर हम 200 मिलियन की पॉपुलेशन की बात करें और तकरीबन 110 मिलियन की वो पॉपुलेशन बिल्कुल यंग है,
इनके लिए एंटरटेन के मौके तो ऐसा सच है नहीं। ये जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे कोई भी चेन हो, व्हाट आई सी इज़ के काफ़ी उनमें बेहतर इन्वायरमेंट होता है। आप फैमिली के साथ जाएँ तो यू रियली इन्जॉय बीइंग देयर। अभी तक फिर भी अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट होती है बाय एंड लार्ज, वो अभी भी हम देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा हो रही है। पर जो खर्चा होता है एक फैमिली का, वो भी हम देख रहे हैं कि फ़ूड की अगर हम बात करें तो अभी भी एक बड़ा पोर्शन 80% से ज़्यादा उन ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स में ही जाते हैं। लेकिन ट्रेंड चेंज हो रहा है। अभी जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसका इम्पैक्ट ज़ाहिर इकॉनमी पे भी लाजमी आएगा। लेकिन अगर ये जो टैक्सेशन की हम बात करेंगे, कोई ऐसी चीज़ें जो इंपोर्ट की जा रही हैं, उसका अगर यहाँ पे कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया जाता कि जी वही चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस हो, वही क्वालिटी की। हम अक्सर कहते हैं ना कि जी आलू के हवाले से बात करें तो इजिप्ट वो एक जो है वो पोटैटो सुपर पावर है कि वहाँ बहुत ज़्यादा आलू पैदा होता है। फिर इसी का हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि इंडिया में भी बड़े लेवल पे आलू की प्रोडक्शन होती है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, यहाँ एज सच इतनी ज़्यादा फोकस यहाँ पे नहीं रखी गई, इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। इसके अलावा अगर हम चिकन की प्रोडक्शन की बात करें तो कुछ ऐसे इदारे हैं जो बड़ी क्वालिटी चिकन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा इस लेवल की फार्मिंग जैसे आप कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक हो रही है। देखिए स्पॉट्स या आइलैंड्स ऑफ एक्सेलेंस हैं, ठीक है, इसमें काफ़ी बेहतरी आई है। मैं एग्रीकल्चर के हवाले से सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगा कि जब से मैंने होश संभाला है और जब से मैंने बजट को सुनना और थोड़ा बहुत समझना शुरू किया है, तो हर साल ये होता है कि जी एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर है वो तबाह हो गया है या उसको परेशानी लाक हो गई है और उसको बचाना है, उसके लिए मराद देनी ज़रूरी है। Agreed. और हर साल मराद देते हैं, अगले साल फिर वही वावेला मचता है, फिर मराद देते हैं, फिर अगले साल वही वावेला मचता है। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि ये मराद का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। हमें कुछ देखें, एग्रीकल्चर को भी हमें एज ए बिज़नेस लेना पड़ेगा। मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ खुदा न खास्ता किसी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के या मराद देने के, ज़रूरत जहाँ है वहाँ देनी चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी थी तो गवर्नमेंट के पेट में बड़ा मरोड़ उठा था कि जी हम क्यों सब्सिडाइज़ करें इसको, ठीक है ना। तो लोगों को बर्डन उठाना चाहिए, बिल्कुल सही था, आई 100% सपोर्ट दैट आर्ग्यूमेंट। लेकिन जब दूसरी जगहों पर बात आती है तो वहाँ पर क्यों नहीं यही मेजर अप्लाई होते हैं। तो जितनी मराद ज़रात को मिली है, मेरा ख्याल आज तक शायद हमारी तारीख़ में किसी और सेक्टर को नहीं मिली। लेकिन ज़रात की KPIs क्या थे, क्या ज़रात को हमने उस लेवल पे लेकर गए हैं इन मराद के देने के बाद जहाँ पे उसको होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए नहीं है तो उसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं और क्यों नहीं है। कपास अगर हमारी उसकी जो क्रॉप है फेल होती है तो क्यों फेल होती है। अगर नेचुरल डिज़ास्टर है, वो रीज़न है, वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। लेकिन अगर वो मैन मेड इशूज़ थे या वो लोगों की वजह से, तो कोई अकाउंटेबिलिटी तो होना। ये मराद का सिलसिला कब तक चलता रहेगा, ठीक है। और उसमें फिर क्या होता है, कंप्लेसेंसी आती है। जब हद से ज़्यादा मराद मिलती है ना तो कंप्लेसेंसी आती है कि यार हमें तो सपोर्ट मिलनी ही मिलनी है। जब कंप्लेसेंसी आती है तो आप क्या कम्पीट करोगे फिर। जैसा एक साहब बेसिकली जब बजट स्पीच हम सुन रहे थे, मेरे साथ बैठे हुए थे और हम एनालिसिस भी कर रहे थे, इसाक डार साहब बजट स्पीच डिलीवर कर रहे थे, तो मैंने कहा यार देखें, अगर हम ज़राअत के हवाले से बात करें तो पिछले ही साल, ये नवंबर की बात है, कि 341 अरब रुपए का एक किसान पैकेज अनाउंस किया गया। फिर कहा गया कि जी 50 अरब रुपए का मज़ीद एक स्पेशल पैकेज होगा बजट में। फिर जब हम देख रहे हैं बजट तो उसमें दो चार चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं कि यूरिया 1400 रुपये की बोरी होगी, डैप 2500 की बोरी होगी, ट्यूबवेल के लिए जो हम इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की बात करते हैं वो 8 रुपये से ज़्यादा थी, कम होकर कोई 5 रुपये 35% फ़ी यूनिट कर दी जाएगी। किसान के लिए मज़ीद मरामत, वंडरफुल मराहत होनी चाहिए, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही जब हम एनालिसिस करें तो हमें सच कोई आउटपुट नज़र नहीं आया। नहीं, आउटपुट के अलावा आप ये देखें क्या एक आम किसान की ज़िंदगी बेहतर हो रही है उससे। बिल्कुल नहीं। देखिए, इन मराद का मकसद क्या होता है ना, एक तो ये कि उस सेक्टर को रिवाइव करना, उसको डेवलप करना, उसको एक ऐसे लेवल पे ले जाना जहाँ पे उसको होना चाहिए। और ज़राअत तो यार हमारी ज़रूरत है। मतलब मैं कहता हूँ कि हर इंसान जो है ना वो किसी न किसी तरीके से ज़राअत से मुंसलिक ज़रूर है, इसलिए क्या कम से कम खाना पीना तो हम सब करते ही हैं ना। तो वो अगर ज़रूरी पैदावार नहीं होगी तो कहाँ से खाएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी सेक्टर है, उसको बिल्कुल सपोर्ट होनी चाहिए और 150% सपोर्ट होनी चाहिए। मैं उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ जैसे आपने कहा ना, उसका आउटपुट क्या है। क्या एक किसान की ज़िंदगी बेहतर हुई, क्या हमारा पर एकड़ यील्ड बेहतर हुआ, क्या हमारा क्वालिटी ऑफ क्रॉप बेहतर हुआ। अब अपने इजिप्ट की बात की, आलू की, इजिप्शियन कॉटन दुनिया में मशहूर है, प्रीमियम चार्ज करते हैं वो, है कि नहीं। 100-150 डॉलर का एक इजिप्शियन कॉटन का शर्ट बिकता है। क्यों नहीं पाकिस्तानी कॉटन का शर्ट इतना महंगा बिकता, हमारा पाकिस्तानी कॉटन क्यों नहीं बाहर अच्छे दामों में बिकता। टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन, ठीक है। हमारी क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ना।
हमारे तो क्रॉप फेल हो जाती है। Agreed. ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इन चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। कुछ पैरामीटर्स, कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एस्टेब्लिश होने चाहिए, और उसके बाद अगर वो चीज़ अचीव नहीं हुई तो हमें इस बात को देखना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ, और हम अगले बार कैसे उसको मेक श्योर करें कि वो मिस ना हो। तभी तो हमारी ज़राअत की तरक्की होगी ना, तभी तो हमारे किसान की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। अगर हम सिर्फ मराहत ही देते रहेंगे और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो फिर तो अनएंडिंग स्टोरी है। शायद ये जो मराहत हैं वो वोट लेने के लिए दी जाती हैं कि जी हमें वोट मिल जाएंगे, ऐसे कि बड़ा जो एक्चुअली वोट बेस है, वो कहते हैं ना ये उनका काम है, वो अहले सियासत जाने। अच्छा, ये फरमाइएगा रफ़ीक कि अगर हम पाकिस्तान में बाय लार्ज अगर देखें क्वालिटी फूड के हवाले से, हाइजीन के हवाले से, और फिर जो मशीन्स वगैरह इंपोर्ट होती हैं, तो ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स में भी हम देख रहे हैं काफ़ी बेहतरी है, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ रही है। लेकिन वहाँ जो एक्चुअली हमने प्रोग्रेस देखी है वो ऐसे जब फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में बड़ी बेहतरीन मशीनें और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ऑटोमेशन का इस्तेमाल, फिर हाइजीन के वहाँ जो बच्चे जो डिलीवरी दे रहे हैं, जो कुक हैं, उनका फिर बेसिकली लुक वगैरह तमाम चीज़ें देख के एक बेहतर एक्चुअली सिनारियो नज़र आता है। इन द डेज़ टू कम आप समझ रहे हैं कि अगर हम बात करें फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की, तो उसमें इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ हम ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा देखेंगे? देखिए, ये इसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो वजाहत करता हूँ, आपने शुरू में जैसे कहा था कि इंटरनेशनल चेन्स, तो इंटरनेशनल चेन का मतलब नहीं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लोकल होती है। फ्रेंचाइज 90+% ऑफ द केसेस ये फ्रेंचाइज होती है। कुछ चीज़ों में जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जॉइंट वेंचर्स हैं, ठीक है, मगर बेसिकली तकरीबन 100% लोकल इक्विटी होती है, फ्रेंचाइज है। अच्छा, अब आपने जो डिफरेंस का पूछा, वो डिफरेंस इसलिए है कि ये जो फ्रेंचाइजेस होते हैं ये कई कई सालों से बिज़नेस कर रहे होते हैं, इनको वर्ल्ड वाइड बेस्ट प्रैक्टिसेस इनके पास होती हैं, इनके पास एक R&D का शोबा होता है, क्योंकि उनका स्कोप ऑफ बिजनेस इतना लार्ज होता है कि दे कैन अफोर्ड टू हायर बेस्ट माइंड्स एंड बेस्ट प्रोफेशनल्स इन द इंडस्ट्री, और उससे वो फ़ायदा हासिल करते हैं। जहाँ तक लोकल ब्रांड्स का ताल्लुक है, ज़ाहिर है उनका अभी वो शुरू हो रहे होते हैं, उनका स्कोप छोटा होता है, लोकल वो भी इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन होता है जो ये काम कर रहा होता है, तो उसके पास वो मराहत नहीं होती हैं, वो उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि जो इंटरनेशनल चेन्स के पास होती हैं। अगर मिसाल के तौर पे अगर आप KFC को देखें, मैकडॉनल्ड्स को देखें, पिज़्ज़ा हट को देखें, बर्गर किंग को देखें, ये सब 50 ईयर्स प्लस के ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस पीछे रखते हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ देखें तो फास्ट फूड इंडस्ट्री को अभी 20 साल नहीं हुए इन सही मानों में अगर आप देखें तो ज़ाहिर है उसको टाइम लगेगा। लेकिन कुछ अच्छी मिसालें हैं हमारे यहाँ लोकल ब्रांड्स में भी जो कि कोशिश कर रहे हैं अपने आप को उस लेवल पे ले आने की, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस सिलसिले में। वो फ्रेंचाइज भी दे रहे हैं अपनी, और अपने फ्रेंचाइजीज़ को सपोर्ट भी कर रहे हैं। कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंसिडेंट्स पास्ट में हुए हैं जहाँ लोकल ब्रांड्स ने लोकल इन्वेस्टर का ही फ़ायदा उठाया और उनको नुकसानात पहुंचाए गए। तो वो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, बिज़नेस का हिस्सा है। तो लेकिन ये है कि बेहतरी आएगी, बेहतरी आनी चाहिए, और जो लोग बेहतरी नहीं लाएंगे वो फिर मार्केट में नहीं रहेंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। और हमने ऐसे बहुत सारी मिसालें सिर्फ यहीं नहीं, पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी देखी हैं, जो आज से 50 साल पहले टॉप 500 में होती थी, आज उनमें से बहुत सारे नाम नहीं हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ चेंज नहीं किया। तो यू हैव टू रीइन्वेंट योरसेल्फ, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ विद टाइम। चेंज का मतलब सिर्फ नहीं कि आपने रेस्टोरेंट का आउटलुक चेंज कर दिया, या आपने लोगों के यूनिफॉर्म चेंज कर दिए, या आपने मेन्यू ऑफरिंग चेंज कर दी। चेंज यहाँ आता है सबसे पहले। आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए, आपका विजन बदलना चाहिए। लेकिन आपका माइंडसेट और विजन वही है, आप टेक्नोलॉजी दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन लेकर आएँ, आप रेस्टोरेंट्स द मोस्ट एडवांस किस्म के जो है ना डिज़ाइंस के रेस्टोरेंट बनाए, आपने लोगों को बेहतरीन महंगे से महंगा यूनिफॉर्म पहना, यू विल नॉट सक्सीड। इसलिए कि आपका ये तो 50 साल पुराना है, लेकिन आप काम आज का करना जा रहे हैं या अगले 10 साल का सोच के करने जा रहे हैं, वो नहीं हो सकता। मैच यहाँ से होना चाहिए। तो शुरुआत सफ़र की यहाँ है, इसके बाद हर चीज़ आसान हो जाती है। वेल सेड। अगर हम देखें तो बिजनेसेस में बाय एंड लार्ज ये जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, अभी हम जैसे ज़रूरी शुबे की बात कर रहे थे, अगर हम फास्ट फूड चेन्स की बात करें और बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करें तो फिर हम यही कहें कि जी यही फास्ट फूड, चाहे वो फ्रेंचाइजी क्यों ना हो, यही वो लोग हैं जो ज़रूरी शुबे में आएंगे। टेक्सटाइल की जब हम बात करते हैं और बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो ये टेक्सटाइल इसका मतलब कि कॉटन खुद ही प्रोड्यूस करेंगे। तो क्या फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स जो पाकिस्तान में फ्रेंचाइज हैं, जैसे आपका तो यू द पायोनियर इन पाकिस्तान इंडस्ट्री अनडाउटेडली, कि आपने ही बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में, ये बताएं क्या इस हवाले से सोचा जा रहा है कि जी इन ऑर्डर टू हैव द क्वालिटी प्रोडक्ट के जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वही क्वालिटी प्रोडक्ट हम खुद प्रोड्यूस करें
चाहे वो हम जैसे भी बात कर रहे थे ज़रूरी शुबे के हवाले से, चाहे आलू की बात हो या दूसरी जो चीज़ें ज़ाहिर चिकन की बात हो, अपने ही पोल्ट्री फार्म्स हों और ख़ुद ही इस हवाले से कोई काम करें। इन्वेस्टमेंट तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए अनडाउटेडली। क्या इसके लिए कोई परमिशन लेनी पड़ती है पेटेंट के हवाले से? परमिशन वगैरह सब बाद में आती है। ऐसी मिसालें हैं, अगर आप लेस की मिसाल देखें तो इन लोगों ने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। दे डोंट ओन द फार्म बट दे डिड द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। वो हेल्प किया उन्होंने फार्मर्स को, जो एक्चुअली बेसिकली उस पोटैटो के आय होता है, जो कि उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिससे कि आपका पोटैटो ग्रोथ है, सीड जिसे हम कहते हैं। और अगर वो सही सीड होगी, सही फर्टिलाइज़र, सही इन्वायरमेंट, उसको सही हर चीज़ मिलेगी तो वो आपको सही प्रोडक्ट देगा। वो उसकी पूरी एक साइंस है ये, ठीक है। तो लेज़ वालों ने ये किया था, एक फास्ट फूड चेन ने रशिया में किया था, उन्होंने अपना खुद लेटस वगैरह का फार्मिंग करवाई थी। यूके के अंदर एक कोला कंपनी ने अपनी जो है बॉटलिंग प्लांट लगा दिया था, क्योंकि उनके जो फार्मूलेशन है उसके हिसाब से उनको पेप्सी या कोक नहीं दे रहे थे बेवरेज, ठीक है। तो ऐसी मिसालें हैं। ये मेरे सामने ये बात रखी गई थी जब आर्टेल आया था पाकिस्तान, तो उनके पास ये इस तरह का कॉन्सेप्ट था कि उनके पास ब्रेड भी था, उनके पास फास्ट फूड चेन भी था, उनके पास पोल्ट्री फार्म भी था और पानी भी था, ठीक है। बेसिकली जो मेन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब कुछ था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके उसके अंदर। इसलिए कि अगर मिसाल के तौर पे आप पोल्ट्री फार्मिंग की बात करते हैं या फर्दर प्रोसेसिंग की बात करते हैं, ये एक बिल्कुल डिफरेंट डिसिप्लिन है, उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज बिल्कुल अलग हैं बनिस्बत इसके कि आप रेस्टोरेंट चलाएं। तो मैं इस बात का कायल हूँ कि आप लोकल फार्मर्स के साथ पार्टनरशिप ज़रूर करें। लोकल पोल्ट्री फार्मर्स हैं या चाहे आपके बाकी किसी चीज़ की आप फार्मिंग है, वेजिटेबल्स हैं या दूसरी चीज़ें, लेकिन ख़ुद जाके करना ये एक ज़रा मुश्किल प्रपोजिशन है। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। आई वुड रादर हैव अ पार्टनर who would do all these things for me, और मैं उसको टेक्नोलॉजी के साथ हेल्प करूं और बनिस्बत इसके कि मैं खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाऊं। बिल्कुल, इसलिए कि ज़ाहिर उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ होती है और फिर ज़ाहिर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, फिर टाइम देना, दैट एंड फिर ज़ाहिर वो अटेंशन भी डाइवर्ट लाजमी हो जाती है। उर्दू में कहते हैं जिसका काम उसी को साथ। बिल्कुल। तो वन शुड नॉट ट्राई टू बी एवरीथिंग। अग्रीड। अच्छा, ये जो पार्टनरशिप की आपने बात की, दुनिया की एक बहुत बड़ी फूड कंपनी है, उन्होंने ये किया कि जी किसानों को उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मदद की। उनसे ज़ाहिर चीज़ें तो उन्हीं से ख़रीदनी है। जब आप कलेक्शन करते हैं रॉ मटेरियल की, पाकिस्तान में ये एग्जांपल है कि एक फूड कंपनी है, वो पंजाब में उनके अपने कलेक्शन सेंटर्स हैं, सिंध में उनका अपना प्लांट है। तो करते ये हैं कि उनसे जहाँ से उन्होंने रॉ मटेरियल एक्चुअली लेना होता है, उनको वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, मतलब सेशंस कर दिए, सेमिनार्स कर दिए, ताकि ज़ाहिर है वो कहते हैं ना कि अगर गार्बेज इन तो गार्बेज आउट होगा। तो रॉ मटेरियल ज़रा क्वालिटी अवेलेबल होना चाहिए। इंडिया में भी काफ़ी एग्जांपल हैं कि कलेक्शन सेंटर्स बनाए जाते हैं, फिर जिन लोगों से रॉ मटेरियल ख़रीदा जाता है उनके लिए स्पेशल अवेयरनेस सेशंस कराए जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से मेरा जाना हुआ, यहाँ टंडो अलहयार एक जगह है, वहाँ मैंने देखा कि एक बड़ी ज़बरदस्त लेवल पे फार्मिंग हो रही है। किसानों ने यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, उनको अवेयरनेस दी जाती है, उनको बताया जाता है कि जी किस तरीके से आप अपनी यील्ड को बढ़ा सकते हैं। तो क्या फूड सेक्टर का कोई, जैसे यू बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ फूड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान में इस तरह की कोई कोलैबोरेशन है? चाहे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की बात करें, ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स की बात करें, कोई कोलैबोरेशन है, उनके साथ बातचीत होती है, या हम इंपोर्ट पे ही ज़्यादा फोकस रखेंगे? कोई ऑर्गेनाइज लेवल पे मेरा नहीं ख्याल है कोई इस तरह की एफर्ट्स होती हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल में आपको बताऊं कि मैंने यहाँ कई लोगों से बात की, जो अक्सर लोग आते हैं कि जी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और फूड रिलेटेड बिजनेस के अंदर, तो आप बताएं। तो मैंने उनको कहा कि जी आप यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ जो है उस सिलसिले में काम करें, क्योंकि ज़्यादातर फ्राइज़ इंपोर्ट होती हैं, इसलिए कि पाकिस्तान में वो फ्राइज़ की जो क्वालिटी हमें चाहिए होती है वो नहीं मिलती है, तो मजबूर होते हैं, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आप इस तरफ क्यों नहीं ध्यान देते हैं? उसमें ये होता है कि उसके दो हिस्से हैं, एक तो आपकी फार्मिंग है, दूसरा आपकी फर्दर प्रोसेसिंग है। अच्छा, फार्मिंग में ये होता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि राइट किस्म के आपके पोटैटोज़ आप डालेंगे तो जो वो निकलेगा, फिर उसके आप राइट कंडीशंस प्रोवाइड करें। इसके बाद जब आप उसको लेके आते हैं अपनी फैक्ट्री में, तो वहाँ पे आपको स्टोरेज एक प्लांट चाहिए होता है कि जहाँ से कि वो एयर टनल्स वगैरह होते हैं, ताकि आलू नीचे के सड़े ना, ख़राब ना हो। फिर इसके बाद जाके फिर आप उसको फर्दर प्रोसेसिंग में ले जाते हैं कि जहाँ पे कि उसकी पीलिंग होती है और फिर ग्रेडिंग होती है और सॉर्टिंग होती है और पार फ्राइंग होती है, जो कुछ होना होता है। कोई करने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है, अक्सर मैंने माइंडसेट देखा है लोगों का कि जी आई हैव इन्वेस्टेड टुडे, आई वांट रिटर्न यस्टरडे,
ठीक है, बहुत इम्पेशेंट। यहाँ ये ऐसे नहीं होता, क्योंकि इसको एक सीज़न पूरा आपको खींचना पड़ता है कि आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें, उसको आप गारंटी दें कि भाई तुम ये करोगे तो मैं तुमसे ये क्रॉप इतने की ख़रीदूँगा, ठीक है ना, और ये कि मैं आपसे ये ले लूँगा डेफिनेटली इतना आपका जो है आलू। इसके बाद आप उसके लिए बाकी चीज़ों की तैयारी करें, और जब जाके आपको पहला इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा। वो लोगों के पास मैं देखता हूँ अक्सर, अब तक जिन लोगों से मैंने बात की इस सिस्टम, वो पेशेंस नहीं है। लेकिन हाँ, हमने ये ज़रूर किया है कि फूड एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हमने काफ़ी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की लोगों की, कि इस इंडस्ट्री के लोग आपस में मिलें और देखें कहाँ से कौन क्या सोर्स कर रहा है। तो अभी आप देखेंगे वेजिटेबल लिटरली जो है ऑलमोस्ट 99% जो है वो यहाँ से सोर्स होती है। चिकन भी फास्ट फूड इंडस्ट्री में मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, सारे नेशनल चाहे हो चाहे इंटरनेशनल हो यहीं से लोकल ख़रीद रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री माशाल्लाह इतनी डेवलप हो गई है। और अभी मैं लाहौर जाके मैंने 1-2 फैसिलिटीज़ देखी, इट्स माइंड बॉगलिंग, एंड आई वाज वेरी प्राउड टू बी टू हैव सच काइंड ऑफ फैसिलिटी इन पाकिस्तान, बीइंग अ पाकिस्तानी, कि यार मुझे खुशी हुई कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ को ले जाके शोकेस कर सकते हैं। दैट्स समथिंग विच वी नीड टू फोकस ऑन फर्दर। हम बात करें फूड सेक्टर के हवाले से, आने वाले माली साल में क्या इम्पैक्ट आएगा, जो मेजर्स ली गई हैं इस बजट में ऑन द फूड सेक्टर। तो ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि बजट में जो इक़दाम किए गए, फूड सेक्टर एक अहम सेक्टर है, ज़रूरी शोबा एक अहम शोबा है। ज़रूरी शोबे के हवाले से हम देख रहे हैं कि जब बातचीत होती है, एनालिसिस होते हैं, तज़किये किए जाते हैं, लोगों से बातचीत होती है, तो लोग ये कहते हैं कि जी लगता तो ये है कि इस दफ़ा जो ज़्यादा तवज्जो दी गई है वो ज़रूरी शोबे पे ही दी गई है, जो मराद दी गई है वो ज़रूरी शोबे को ही दी गई है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर ज़रूरी शोबे में बेहतरी आएगी तो उसका एक हम इम्पैक्ट देते, वही इम्पैक्ट हम देखेंगे टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पे होगा, वही इम्पैक्ट देखेंगे हमारी जो ओवरऑल मईशत है, एग्रेरियन इकॉनमी है, इम्पैक्ट तो आएगा। लेकिन क्या ये जो मेजर्स ली जाती हैं इनका हशर या रिज़ल्ट वो तो नहीं होगा जो 341 अरब रुपये के किसान पैकेज की बात की थी, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है? जब भी हम किसी भी एनालिस्ट से, किसी भी एक्सपर्ट से बात करते हैं कि जी ज़रूरी शोबे के लिए जो इक़दाम किए जाते हैं उसका कोई आपको नतीजा, कोई बेहतर नतीजा नज़र आता है, तो यही बात की जाती है कि जी देखें, आप 8 से 10-15 साल पहले की बात कर लें, ज़रूरी शोबे का कंट्रीब्यूशन क्या था, शेयर क्या था, यील्ड पर हेक्टर क्या थी, रिसर्च कितनी हुई थी, आपको कोई भी बेहतरी नज़र नहीं आएगी। सच चावल की पैदावार के हवाले से जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि जी आप एक काम करें, 10 साल पहले की फिगर्स देख लें, ये कोई 6.5 मिलियन टन की पैदावार होती थी, और आज की बात कर लें आपको फिगर तकरीबन वही नजर, यानी 10 साल में हमने अपनी पैदावार में इजाफा नहीं किया। गंदम के हवाले से बात करता हूँ तो लोग कहते हैं आप एक काम कर लें, 10 साल पहले की फिगर्स देख लें, आज की फिगर्स देख लें कि गंदम की पैदावार में कितना इजाफा हो, वही 24 से 25 मिलियन टन उस वक्त होती थी या 23 मिलियन टन होती थी, और आज तो अगर 10 साल में भी हम आगे नहीं बढ़ पाए। फिर इसी तरह कॉटन की बात करते हैं, कपास की, कि जी 8 से 10 साल पहले देख लें और आज देखें, इस माली साल में तो जो रिज़ल्ट आए हैं वो सबके सामने हैं कि अगर 27% कमी हुई कपास की पैदावार में, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या वाकई ज़रूरी शोबे में जब बेहतरी आएगी तो उसका इम्पैक्ट हमारी मईशत में आएगा? नहीं आएगा, अनडाउटेडली आएगा। रफ़ीक, फूड सेक्टर अनडाउटेडली हम दुनिया में देखते हैं वो इकॉनमीज़ जहाँ पे एग्रीकल्चर ना होने के बराबर है। हम अरब पेनिनसुला की बात कर लें, अरब वर्ल्ड में बाय एंड लार्ज एग्रीकल्चर तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, वहाँ भी इस चीज़ पे तवज्जो दी जाती है। बहुत सारे अरब कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ पे जाके फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो लाए हैं। हम क्या सिर्फ इसी तरह बातें करते रहेंगे, पैकेज अनाउंस करते रहेंगे, उस पर अमल दरामद नहीं होगा? देखिए, पाकिस्तान में भी ये चीज़ शुरू हो गई है। अरब ममालिक ने यहाँ इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, हमारे एग्रीकल्चर को उन्होंने लॉन्ग टर्म लीज पे ले लिए हैं, लैंड्स को, और सब कुछ कर रहे हैं। मगर मैं तो एक बात जानता हूँ ना कि जब तक हम डिसीशन कौमी मफाद को सामने रख कर नहीं लेंगे तो उसके रिज़ल्ट्स भी वैसे ही आएंगे। बिल्कुल। मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं सियासत में पढ़ना नहीं चाहता, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, ना मुझे किसी पार्टी से कोई हमदर्दी है, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी हूँ, मुझे अपने मसले मसाइल से फुर्सत नहीं मिलती, मैं इन चक्रों में कहाँ पढ़ूँगा। तो मैं जो बात कर रहा हूँ एक पाकिस्तानी की हैसियत से बात कर रहा हूँ, और वो ये है कि भाई आप जो भी करें, जैसा भी करें, मुल्की मफाद जो है ना वो आपकी अवलिन तरजीह होनी चाहिए, और उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इसलिए कि ये पैसा जो है ना, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, आपका नहीं है, ये पैसा आवाम का है। बिल्कुल, ठीक है, ये टैक्सेस आपने ही नहीं दिए, सिर्फ
आपने यकीनन कुछ ना कुछ दिया होगा, लेकिन ज़्यादा पैसा आवाम ने दिया है इसे। तो ये कि आवाम इस बात का हक़ रखती है कि वो आपसे ये पूछे कि आपने ये इन्वेस्टमेंट हमारा जो किया था, ये इन्वेस्टमेंट जो है ये प्रॉफिटेबल था या नहीं था, और ये आप उसके अमानतदार हैं, तो आपको इसका जवाब देना है। तो ये कि ये सोच के अगर हम काम करें तो आप ये देखेंगे कि तब्दीली हर जगह आएगी, बहुत अच्छी आएगी, मुल्क तरक्की करेगा और मुल्क का हर शोबा, हर सेक्टर तरक्की करेगा, चाहे वो ज़राअत हो, चाहे नॉन एग्रीकल्चरल हो, ठीक है ना। तो बात सारी ये होनी चाहिए कि अगेन मैंने कहा यहाँ से शुरू होता है सफ़र। अगर आपके विजन सही है, आपका माइंडसेट ठीक है, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। वरना वही होता रहेगा कि आप रोते रहेंगे, मरा देते रहेंगे, और 10 साल बाद भी यही बैठ के बात करेंगे कि भाई 10 साल पहले क्या था, आज क्या है, कोई फ़र्क आया कि नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली एक तो होता है ना कि जैसे आपने कहा, और आई थिंक यू राइटली सेड कि जब चेंज की हम बात करते हैं तो दैट बेसिकली समथिंग कि आपका विजन क्या है, आप बेसिकली करना क्या चाहते हैं। ये होता है ना ऑर्गेनाइजेशंस में भी जब हर साल बजट बनाया जाता है तो इस चीज़ को देखा जाता है कि यार इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या रुकावटें होंगी, उनको कैसे दूर किया जाए। जो हम बजट एलोकेट कर रहे हैं वो खर्च होगा भी कि नहीं होगा, अगर होगा तो उसका फिर रिजल्ट क्या आएगा। कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 10% इंक्रीज़ कर रहा हूँ बजट, तो मेरे रेवेन्यू पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, मेरे सेल्स पे क्या, फिर मेरी सेल्स टीम क्या वाकई इतनी अच्छी है कि वो इस चीज़ को कर पाएगी, मुझे कितने लोगों को अपॉइंट करना है। और अगर एक्सपेंशन प्लान में मैं जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी फाइनेंसिंग में कहाँ से करूँगा, ये तमाम चीज़ें हम लाजमी देखते हैं जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द फूड सेक्टर, आप समझते हैं कि जो फॉरेन चेन्स इस वक्त हैं पाकिस्तान में, उनमें हम बढ़ावा तो देख रहे हैं, क्या मज़ीद इन द डेज टू कम उनको लगता है कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस मुल्क में। हम देख रहे हैं कि परचेजिंग पावर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो कुछ लोग तो कहते हैं कि जी ये जो 1561 रुपये पर कैपिटा की बात करते हैं ये बिल्कुल ठीक फिगर्स नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं ठीक फिगर्स हैं, कुछ लोगों की इनकम ज़्यादा है, कुछ लोग बिल्कुल ही बिलो द पॉवर्टी लाइन है। इस मुल्क में जब हम अक्सर बात करते हैं कि जी तकरीबन 60 मिलियन लोग वो हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, बाकी मिडिल क्लास की तादाद बहुत कम है, हो सकता है कि 40 मिलियन के करीब हो। तो फूड सेक्टर का बेसिकली फोकस तो ज़ाहिर है यही मिडिल क्लास होगा, अपर क्लास होगा, पोटेंशियल है आपके ख्याल में? देखिए मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि कोई भी फॉरेन कंपनी होती है जिसके पास आप जाते हैं कि जी आपकी फ्रेंचाइज हमें चाहिए, तो वो 2-3 चीज़ें देखते हैं। एक तो वो देखते हैं कि वो आपकी जो टोटल मार्केट डायनामिक्स क्या हैं, ठीक है, और उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो देखते हैं कि जी आपकी पॉपुलेशन बेस क्या है। जब आप वो समझते हैं कि 200 मिलियन की पॉपुलेशन है, आप पूरे मिडल ईस्ट के जो गल्फ़ कंट्रीज़ को मिला लें इतनी नहीं है, ठीक है, आप इजिप्ट भी डालते हैं उसमें, शायद फिर भी इतनी नहीं होगी। तो मेरा कहने का मकसद ये होता है कि जैसे इंडिया है, आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कंट्री टू डू बिजनेस इन, लेकिन इनकी राल टपकती है क्योंकि बिलियन प्लस की पॉपुलेशन सुनते हैं। तो उसमें फिर इस तरीके से कैलकुलेट होती है कि आपकी जो मिडिल क्लास है, ऑल्दो परसेंटेज वाइज उस कम होती है, लेकिन उसकी नंबर फिर भी बिकॉज ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन साइज़ अच्छी खासी होती है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये होती है, लोग ह्यूमन रिसोर्सेज को भी देखते हैं कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज कैपेबिलिटी है कि नहीं है। वो ये देखते हैं कि कितना आप जो है वो अपने ही लेवल पे अपने कॉस्ट को मैनेज कर सकोगे, अपनी मैनेजमेंट को आप चला सकोगे। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान सारे क्राइटेरिया पे बहुत अच्छी तरीके से पूरा उतरता है, तो इसलिए वो उनको पाकिस्तान अट्रैक्टिव मार्केट नज़र आता है। कुछ ऐसे भी आपको फॉरेन फ्रेंचाइजीज़ मिलेंगे जो मैं आपको ऑनेस्टली बता दूँ, उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि आपकी पॉपुलेशन क्या है, आपके डायनामिक्स क्या हैं, आपकी जो है वो वेदर ये इनका बिज़नेस यहाँ चलेगा नहीं चलेगा। वो ये देख रहे होते हैं कि ये बंदा आया है, इसके पास पैसे हैं, ये मेरी फ्रेंचाइज चाह रहा है, इसके जेब से पैसा यहाँ ट्रांसफ़र करा लो। ना वो कोई सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ फ्रेंचाइज़ का मतलब ये नहीं होता कि हर फ्रेंचाइज़ कामयाब भी होती है, बहुत सारी फ्रेंचाइजेज़ नाकाम भी होती हैं, लोकल बिजनेसेस में नाकाम होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो फ्रेंचाइज़ आप लेते हैं तो क्यों लेते हैं, आप फ्रेंचाइज फ़ी क्यों देते हैं, आप रॉयल्टी क्यों देते हैं, ताकि आपको वो सिस्टम का फ़ायदा पहुँचे जो कि उन्होंने डेवलप किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और अपनी लर्निंग से आपको फ़ायदा पहुँचे उनके उन तजुर्बात से जो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे किए हैं कि डूज़ एंड डोंट्स, ठीक है। लेकिन कुछ फ्रेंचाइजर्स जो होते हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे डोंट प्रोवाइड यू एनी सर्विस, वो आपके मुल्क तक आना पसंद नहीं करते, ठीक है, और लेकिन वो आपसे पैसे लेके आपको अपना नाम दे देते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी उन फ्रेंचाइजीज़ की है जो कि ख़ास तौर पे जो बड़े क्रेडिबल नाम होते हैं, उनको अपने ब्रांड इमेज की बड़ी फ़िक्र होती है। वो ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि जहाँ ये जा रहे हैं, जिसके साथ ये पार्टनर कर रहे हैं, उनका फ्रेंचाइजी जो है उनके ब्रांड इमेज को बेहतर करेगा और उस ब्रांड को उसके मुल्क में कामयाब करेगा। तो उसके काफ़ी पैरामीटर्स देखे जाते हैं, ये है वो है। तो ये अपॉर्चुनिटी है। इसी तरीके से लोकल ब्रांड्स को भी सीखने का मौका मिलता है। अब मैं आपको बताऊँ, सारे जो लोकल ब्रांड्स यहाँ बने हैं सब खुद से तो नहीं बन गए ना, पहले क्यों नहीं थे, इक्का दुक्का यूनिट थे।
विल कंटिन्यू विद दिस। नाज़रीन, हम बात करेंगे टैक्सेशन का इम्पैक्ट क्या आएगा इकॉनमी पे। इसी वाले से हमें ज्वाइन किया है ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब ने। आप सदर हैं हाउस ऑफ प्रोफेशनल्स के। ज़िया साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक। ज़िया साहब, हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है रफ़ीक रंगूनवाला साहब। एक बहुत बड़ा नाम है फूड सेक्टर के हवाले से। जब हम बात करते हैं टैक्सेशन के मेजर्स के हवाले से, बताइए जो इस बजट में टैक्सेस लगाए गए हैं, कोई इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव? देखिए बजट पे जी 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 बजट तो ये होता ही FBR बजट ही होता है। इसको तो हम ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी को टैक्स तो किया जाता है, लेकिन मेन फोकस इज टुवर्ड्स ऑलवेज द टैक्सेस। कहीं पे टैक्सेस में आप रिलैक्सेशन दे रहे होते हैं और कहीं पे आप उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर आप बजट को ओवरऑल देखें तो बजट तो 4395 बिलियन का बजट है और 1360 तो इसमें से हम अपना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और उसको अगर आप निकाल दें तो, और बाकी डिफेंस का 860 है, तो हमारे पास जो बाकी बजट बचता है वो तकरीबन 2220 बचता है। तो इस बजट के अंदर बाकी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हो रहे हैं और गवर्नमेंट अपनी तनख्वाहें दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, तो ये तमाम चीजें हैं। अब इसको पूरा करने के लिए डेफिनेटली FBR के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। अच्छा, इसमें जो टैक्सेस के अंदर कुछ जो बेनिफिट दिए गए हैं और स्पेशली एग्रीकल्चर को दिए गए हैं, उससे वी आर एक्सपेक्टिंग के बेहतरी आएगी। एग्रीकल्चर की कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग को थ्रू ZTBL और दूसरे जो मोड से वहां से कम किया गया है, 1 से 2% रिलैक्सेशन दी जा रही है, उससे भी बेहतरी आएगी। कुछ फिशरीज के ऊपर ड्यूटीज कम की गई हैं, उससे भी वी आर एक्सपेक्टिंग के 5 से 2% इन्होंने ड्यूटी की है, तो उससे भी बेहतरी आएगी। कस्टम ड्यूटी ओवरऑल जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स पे आ रही है और इलेक्ट्रिसिटी जो 5.33 यूनिट इन्होंने रुपीस रिड्यूस किया फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग के एग्रीकल्चर के शोबे में बेहतरी आएगी। और डेफिनेटली एग्रीकल्चर जो है वो फूड सेक्टर का मेन एक पहले बेसिक तो एग्रीकल्चर है, उधर से ही आगे फूड प्रोडक्ट तमाम सेक्टर चलता है, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो फूड सेक्टर को भी मिलेगा और वी आर एक्सपेक्टिंग जिसमें बेहतरी हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर एज फार एज इंडिविजुअल एनी पर्सन इज कंसर्न तो यू लुक के देयर इज अ वेरी स्मॉल इंक्रीज इन द बजट के जी आपने मिनिमम पे में सिर्फ 1000 का दिया और आप उसमें अगर खुद बजट बनाकर देख लें तो इट्स नॉट फिजिबल फॉर एनी इंडिविजुअल कि जी वो आप बेसिक पे जो उसको दे रहे हैं कि उसमें वो कर सके, अपना मैनेज कर सके अपना सब चीजों को। तो ये एक है बहरहाल, लेकिन ये कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि जी कुछ चीजें थोड़ी सी बेहतरी की तरफ तो हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट्स में इसमें अभी गुंजाइश है और इसमें करनी चाहिए। तो साहब ये फरमाइएगा कि करते हैं जी हम कि जी फूड सेक्टर के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर तो बेहतरी आएगी। साहब ये फरमाइएगा कि हम टैक्सेशन के हवाले से जब बात करते हैं, अब खाने पीने की अशिया पे जब आप टैक्सेस को बढ़ा देंगे तो जाहिर है इससे महंगाई में तो इजाफा होगा और ख़ासतौर पे जब हम फास्ट फूड चेन्स की बात करते हैं, ज़ाहिर है उनको तो बिज़नेस वाइबल तभी लगेगा ना कि जब टैक्सेस भी रैशनलाइज हों, ड्यूटीज़ भी कम हों, ताकि वो अपनी पोटेंशियल को तो डिस्कवर कर पाएँ। ये बात आपकी ठीक है। असल मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द इनपुट के जो अभी हमारी बेसिक इनपुट्स है ना, जो जैसे खाद है, उसके फर्टिलाइजर्स हैं, उसके ऊपर आपने कुछ छूट दे दी या आपने कोई मशीनरी की पोस्ट के ऊपर छूट दे दी, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो एग्रीकल्चर को मिलेगा। लेकिन जाहिर है कि जब आप उसको कर रहे हैं फूड चेन की मद में आगे आगे कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट्स के ऊपर या तमाम फूड चेन की नॉट ओनली इनकम देयर इज आल्सो सेल्स टैक्स, तो उसमें एक इम्पैक्ट तो आता है जी, बिल्कुल आता है। और ये बर्डन जो है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही ट्रांसफर होता है। तो बहरहाल लेकिन ये है कि हो सकता है कि इससे कॉस्ट ऑफ इनपुट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, उसमें अगर थोड़ी सी कमी हो तो ये कुछ मैनेज हो सके, लेकिन वो इतना बड़ा इम्पैक्ट अभी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपके सामने एग्रीकल्चर में इस वक्त जितना डिप आया है सबके सामने ही, और हम एक एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए वी आर नॉट एबल टू मैनेज ऑल सच थिंग्स। ठीक है, इसमें आपके साथ एक बार पहले भी प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमने ये तमाम चीजें डिस्कस की थी। हमारे एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। आपके फॉर्म से लेके और आपकी आगे डिलीवरी तक का जो सारा प्रोसेस है उसमें आपके लॉसेस बहुत ज्यादा हैं, उसमें आपकी प्रोडक्शन की क्वालिटी के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं।
अच्छा वो लॉसेज या उन चीजों के ऊपर हमारा फोकस नहीं होता, हमारा फोकस ले देकर आ जाता है टैक्सेस के ऊपर कि हाउ वी कैन इंक्रीज द रेवेन्यू, हाउ वी कैन गेट द मनी फ्रॉम द फार्मर्स और फ्रॉम प्रोड्यूसर। तो इस चीज को अगर हम देखें तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट जो है ना वो देना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा कि हम अपनी क्वालिटी को, प्रोडक्शन को, स्टोरेज को, ग्रेडिंग को, इन चीजों को इम्प्रूव करें, फिर इस तरफ चलेंगे। बहरहाल एक कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, एज फार एज कॉर्पोरेट सेक्टर इज कंसर्न्ड, दोज हु आर वर्किंग इन द फॉर्म ऑफ ए फूड चेन और इन द फॉर्म ऑफ ए कंपनी, उनके लिए एक 1% तो ओवरऑल टैक्सेशन के अंदर कम किया गया, विच वॉज 32% कॉर्पोरेट टैक्स ऑन द कंपनी। तो वो 32% से अब वो 31% जो है वो कर दिया गया। और डेफिनेटली ये तमाम फूड कंपनीज जो हैं, बड़ी चेन जो हैं, वो तमाम इसी में फॉल करती हैं। तो उसके ऊपर 1% का रिलीफ है जिसको ऐसे ऐसे किया जा रहा है। लेकिन अगर देखें तो ग्लोबली जो एवरेज कॉर्पोरेट टैक्स है वो 24% पे है। अभी स्टिल वी आर ऑन द हायर साइड, मतलब ग्रेजुअली कम तो कर रहे हैं, 35% से हर साल 1% रिड्यूस करते करते हम 31% पे आ गए। लेकिन ओवरऑल अगर ग्लोबल इकोनॉमी में देखें तो ये तकरीबन 24% के करीब एवरेज कॉर्पोरेट टैक्स आता है। तो ये इशूज हैं। और फिर दूसरा जो इशू है टैक्सेशन का, वो जब आप बात करते हैं ना कि 30 से 32 महकमे आपके पीछे लगे हुए हैं, आप कौन कौन से टैक्सेस को मैनेज करेंगे। असल इश्यूज जो रिजॉल्व करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन जो आपने देने हैं, वो ये हैं कि इनको सिंप्लीफाई किया जाए और बिजनेसमैन के लिए आसानी पैदा कीजिए। लोग इसलिए ना कॉर्पोरेट मॉडल के अंदर आके काम करना पसंद करते हैं। अब आप देख रहे हैं कुछ चीजें ठीक है, पोल्ट्री आ गई या पोल्ट्री की प्रोडक्ट्स आ गई, कुछ फूड चेन्स आ गए, लेकिन अगर आप देखें तो इधर अभी बहुत गुंजाइश है। आपकी कोई ऐसी चेन नजर नहीं आती जो वेजिटेबल्स को कर रही हो, मार्केट कर रही हो। कोई ऐसी चेन नजर नहीं आती जो फ्रूट्स को कर रही हो। कोई ऐसी चेन आपको नजर नहीं आएगी। अभी तक हम सिर्फ वी आर जस्ट लिमिटेड अप टू द पोल्ट्री आइटम्स। अब उसके अंदर थोड़ी बेहतरी आई है कि ठीक है, मीट के अंदर भी कुछ लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया है और मीट को भी एक आप उसी तरह कॉर्पोरेट स्टाइल में और उसी तरह एक जो लेटेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग है या उसमें आप जाके कर रहे हैं। लेकिन अभी देयर इज अ गैप। लोग इसीलिए नहीं आ रहे ना कि नंबर ऑफ टैक्सेस बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ रिपोर्टिंग बढ़ जाएगी और वो एक ओवरहेड बर्डन जितना भी है वो एटलास कंपनी को बियर करना पड़ेगा, प्रोप्राइटर को बियर करना पड़ेगा, डायरेक्टर्स को बियर करना पड़ेगा। तो ये एक चीज है। इसके लिए आउट ऑफ बॉक्स एक तो थिंकिंग ही होता है। बजट को फिर हम बड़ा ट्रेडिशनल सा बजट कहते हैं, हम अपनी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि दिस इज इंक्रीमेंटल अप्रोच ऑफ बजटिंग। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच में यही है कि आप पुराना बजट पकड़ते हैं, नए उसमें प्लस और माइनस का फार्मूला लगाते हैं कि इसमें प्लस कर दो, इसमें माइनस कर दो। आई थिंक दैट इज वंडरफुल पॉइंट। और इसी पे बेसिकली मैं रफीक रंगूनवाला साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा। बहुत शुक्रिया अज़ा साहब कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। इंक्रीमेंटल बजट देखें, दिस इज अ बिग पॉइंट कि अगर आप काम नहीं कर रहे, सिर्फ थोड़ी बहुत जो है वो चेंजेस कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। आई थिंक इन द लॉन्ग रन इट्स नॉट गुड फॉर द कंट्री, क्योंकि आपकी इकोनॉमी आपकी कंट्री को जो है वो सस्टेन करेगी और आगे चलाएगी। ये वन डे इट विल कैच अप कि आप ये किस हद तक और कहाँ तक जाके करते रहेंगे। और जैसे ज़िया साहब ने एक बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत बात की हुई कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अगर आप हमारे पिछले कई सालों के बजट उठा के देख लें तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की झलक बहुत कम नज़र आती है। हम इस बात पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं कि हमारे जो ये कर्जा जो हमारे रसदे की तरह हमारी तरफ मुंह फाड़े खड़ा होता है, उसको हम कैसे कम करें। बहुत बड़ा मसला है। उसकी पेमेंट एक अच्छी खासी रकम बनती है, उसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसी होगी। सिर्फ देखिए, हर चीज़ में एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए हम काम कर रहे हैं तो अर्बन एरिया के लिए क्या होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें ये देखना चाहिए कि जो हम मेजर्स ले रहे हैं, अगेन मैं बार बार इसी तरफ आ रहा हूँ कि इससे कोई इम्पैक्ट आ रहा है, इससे क्या एक आम आदमी को फ़र्क पड़ रहा है कि एक आम आदमी जो आपका बस ड्राइवर है या एक आम आदमी जो मिल में काम कर रहा है या जो ऑफिस में क्लर्क है, उसकी ज़िंदगी में मेरे इस मेजर का क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। अगर नहीं पड़ रहा तो मेरा मेजर बेकार है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मैं 1% टैक्स कम करके 15% का बोझ और डाल दूँ एक्सपेंस का, तो भाई कुछ होगा तो देंगे ना। Agreed. I think that is something which the government needs to look at. Rafiq Rangnoonwala साहब, it was really wonderful having you on the show. Thank you so much. Thank you very much. My pleasure. Well, नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।